नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। कांग्रेस के लिए हर तरफ से बुरी खबर सामने आ रही है। जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार नहीं है वहां की बात तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन जहां इनकी सरकार है वहां भी कब गिर जाएगी कहना बड़ा मुश्किल है। कर्नाटक के सीएम पर तो घोटाले के आरोप है ही, जांच चल ही रही है, लेकिन तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी की हालत अब खराब हो गई है, क्योंकि यहाँ सीएम साहब ईडी की रडार पर है, ये तो सबको पता है, लेकिन ईडी ने अब कैसे इसकी हलक सुखा दी है, ये बड़ा सवाल है। ईडी ने ऐसा खुलासा किया है जिससे कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। मुसीबत में फंसे तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। क्या हुआ ईडी की जांच में सबसे बड़ा खुलासा? सीएम रेवंत रेड्डी की कैसे बढ़ रही मुश्किलें? बीजेपी ने रेवंत रेड्डी पर क्या लगाए गंभीर आरोप? बैकफुट पर आए क्यों तेलंगाना के सीएम? इन सवालों ने सियासी पारा हाई करने के साथ साथ कांग्रेस हाईकमान की नींद भी उड़ा दी है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने यह भी दावा किया है कि उनके पास यह सब साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत भी हैं। ईडी का आरोप है कि सीएम रेड्डी भ्रष्टाचार के जरिए 50 लाख रुपए की कमाई किए हैं। ईडी के अधिकारियों ने जांच और कोर्ट के दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि पीएमएलए के तहत दायर आरोप पत्र में आरोपी नंबर 1 के रूप में रेवंत रेड्डी का नाम ही है। आपको बता दें कि यह मामला 2015 का है। 1 जून 2015 को तेलंगाना विधान परिषद चुनाव से पहले रेवंत रेड्डी को तेलुगु देशम पार्टी के उम्मीदवार विम नरेंद्र रेड्डी के पक्ष में वोट देने के लिए विधायक एल्विस एंटीफेंचन को 50 लाख रुपए का भुगतान करने के लिए भुगतान करते हुए पकड़ा गया था। उस समय रेवंत टीडीपी के विधायक थे। 2018 में ईडी ने मामले की जांच शुरू की और एल्विस एंटीफेंचन और अन्य के बयान दर्ज किए। उसी वर्ष रेवंत रेड्डी कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्हें दिसंबर 2023 में मुख्यमंत्री बना दिया गया। कब और कैसे ईडी के निशाने पर आए रेवंत रेड्डी? ईडी ने 25 जुलाई 2021 को इस केस में आरोप पत्र दायर किया, जिसमें रेवंत रेड्डी को 4 अन्य के साथ मुख्य आरोपी बनाया गया। ईडी के एक अधिकारी ने नाम नहीं बताने की शर्त पर कहा कि पीएमएलए की धारा 50 के तहत दर्ज अपने बयान में मथाया जेरूसलम ने पुष्टि की कि रेवंत रेड्डी ने उन्हें एल्विस एंटीफेंचन से मिलने और उन्हें वेम नरेंद्र रेड्डी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग करने के लिए मनाने के लिए कहा था। रेवंत रेड्डी ने उनसे यह भी कहा था कि अगर एल्विस एंटीफेंचन टीडीपी एमएलसी के पक्ष में अपना वोट डालते हैं तो उन्हें 5 करोड़ का भुगतान किया जाएगा। अगर एल्विस एंटीफेंचन मतदान से दूर रहते हैं तो उन्हें यशुरसलम जाने के लिए फ्लाइट टिकट के साथ साथ 3 करोड़ का भुगतान किया जाएगा। ईडी ने फरवरी 2019 में रेवंत रेड्डी से पूछताछ की थी। एक दूसरे अधिकारी ने बताया कि रेवंत रेड्डी को घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई गई थी, जिसमें वो स्पष्ट रूप से पैसे संभालते और एल्विस एंटीफेंचन को देते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरे अधिकारी ने नाम ना बताने की शर्त पर कहा कि उन्होंने अपने जवाब में टाल मटोल की और कहा कि यह व्यक्ति मेरे जैसा लगता है, मैं नहीं हूं। पीएमएलए जांच ने स्थापित किया कि रेवंत रेड्डी सीधे इस अपराध में शामिल थे और धारा 3 के तहत परिभाषित धन शोधन के अपराध में भी शामिल थे। बता दें कि इस मामले को इस साल 24 सितंबर को आरोप तय करने के लिए सूचीबद्ध किया गया था। अदालत ने रेवंत सहित सभी आरोपियों को आरोपों पर विचार करने के लिए 16 अक्टूबर को अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया। वहीं नामपल्ली अदालत ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के खिलाफ कैश फॉर वोट मामले में कल सुनवाई की, लेकिन इसे 14 नवंबर 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया। न्यायाधीश की छुट्टी पर होने की वजह से सुनवाई की तारीख बढ़ाई गई। रेड्डी और मामले के अन्य आरोपियों को सुनवाई में अदालत के सामने पेश होना था। ये पहली बार नहीं है कि कार्यवाही को पीछे धकेला गया है। 2015 में इसकी शुरुआत के बाद से इस मामले को कई बार स्थगन का सामना करना पड़ा, जिससे लेकर राजनीतिक ड्रामा और भी बढ़ता गया। इस सुनवाई की तारीख 24 सितंबर की गई थी, जब केवल एक आरोपी मथाया जेरूसलम उपस्थित हुए, जबकि रेवंत रेड्डी सहित अन्य अनुपस्थित रहे, यानी कि गैरहाजिर रहे। अदालत ने कल की सुनवाई में उदय सिम्हा, विश्वकृष्ण कीर्तन और विषम हैरी सेबेस्टियन सहित सभी आरोपियों को उपस्थिति अनिवार्य कर दी थी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में फैसला सुनाया कि निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए
स्थान बदलने के अनुरोध के बावजूद मुकदमे को तेलंगाना उच्च न्यायालय में स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। अदालत ने न्यायिक अखंडता बनाए रखने के महत्व पर जोर देते हुए रेवंत रेड्डी को कार्यवाही में हस्तक्षेप न करने का निर्देश भी दिया था। 15 अक्टूबर को आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में मथैया ने रेवंत रेड्डी के पेश होने में विफल रहने पर अदालत के बाहर भूख हड़ताल शुरू करने की धमकी दी। मामला इस आरोप के इर्द गिर्द घूमता है कि रेवंत रेड्डी जब वह 2015 में तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी के सदस्य थे, उन्होंने विधान परिषद चुनाव में टीडीपी उम्मीदवार के लिए अपना वोट सुरक्षित करने के लिए एल्विस एंटीफेंशन नामक एक विधायक को रिश्वत देने की कोशिश की थी। कथित रिश्वत 5 करोड़ रुपए की थी, जिसमें 50 लाख रुपए अग्रिम भुगतान किया गया था, यानी कि एडवांस में दिया गया था। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने एक स्टिंग ऑपरेशन के दौरान रेड्डी को पैसे की पेशकश करते हुए रिकॉर्ड में पकड़ा था। बीजेपी ने रेवंत रेड्डी पर क्या लगाए गंभीर आरोप। वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री पर भाजपा ने तीखा हमला बोला है और उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में शामिल होने का आरोप लगाया है। तेलंगाना भाजपा के नेता एन रामचंद्र राव ने कहा कि कर्नाटक के बाद अब तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी भी कई करोड़ के घोटाले में फंस गए हैं। ईडी ने तेलंगाना सीएम को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुख्य आरोपी बनाया है। भाजपा नेता ने कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के खिलाफ हैदराबाद की अदालत में नोट के बदले वोट के मामले भी चल रहे हैं। ये भ्रष्टाचार का पहला मामला है जिसमें ईडी ने मुख्यमंत्री को मुख्य आरोपी बनाया है। कांग्रेस एक भ्रष्ट पार्टी है और वह जनहित के बारे में कभी नहीं सोचती। कांग्रेस अपने वादे, जनहित और राष्ट्रीय हित भूल चुकी है। अब वे सिर्फ पैसे कमाने के बारे में सोचते हैं। भ्रष्टाचार और झूठ कांग्रेस के डीएनए में है। तेलंगाना में कांग्रेस के सीएम बेनकाब हो गए हैं और उनके कई करोड़ रुपए के घोटाले में संलिप्तता का खुलासा ईडी ने कर दिया है और उन्हें मुख्य आरोपी भी बनाया है। हम इस मामले में जांच की मांग करते हैं और इस घोटाले में शामिल अन्य नेताओं के नाम भी शामिल आने चाहिए। गौरतलब है कि ईडी ने तेलंगाना में 175 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच शुरू की है। इस मामले में तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो ने पूर्व में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनकी पहचान मोहम्मद शोएब तौकीर और मोहम्मद बिन अहमद बावाजीर के रूप में हुई है। इस कथित घोटाले को दुबई में बैठकर अंजाम दिया गया था। एससी की डांट के बाद कैसे बैकफुट पर आए थे सीएम। इससे पहले अगस्त की बात है जब सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पूरी तरह से बैकफुट पर आ गए। उन्होंने बयान जारी कर सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी भी मांगी थी। रेड्डी ने कहा था कि भारतीय न्यायपालिका के प्रति मेरा सर्वोच्च सम्मान और पूर्ण विश्वास है। मैं समझता हूं कि 29 अगस्त की कुछ प्रेस रिपोर्टों में मेरे नाम से की गई टिप्पणियों से यह आभास हुआ है कि मैं न्यायालय के न्यायिक विवेक पर सवाल उठा रहा हूं, लेकिन यह दोहराता हूं कि मैं न्यायिक प्रक्रिया में बहुत ज्यादा विश्वास रखता हूं। रेड्डी ने आगे कहा कि मैं प्रेस रिपोर्टों में व्यक्त किए गए बयानों के लिए बिना शर्त खेद व्यक्त करता हूं। ऐसे रिपोर्टों में मेरे नाम से की गई टिप्पणियों को संदर्भ से बाहर कर दिया गया है। न्यायपालिका और इसकी स्वतंत्रता के प्रति मेरे मन में बिना शर्त सम्मान और सर्वोच्च आदर है। भारत के संविधान और उनके लोकाचार में मजबूत विश्वास रखने वाले के रूप में मैं न्यायपालिका को सर्वोच्च सम्मान देता हूं और देता रहूंगा। बता दें कि तेलंगाना के सीएम रेड्डी ने कहा था कि बीजेपी और बीआरएस में लोकसभा चुनाव में हुई डील के कारण के कविता को 5 महीने में ही बेल मिल गई। मनीष सिसोदिया को 15 महीने बाद जमानत मिल गई और केजरीवाल तो जेल में ही है। रेड्डी की इस टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई थी। जस्टिस वीआर गवई ने कहा था कि रेड्डी एक संवैधानिक पद पर है, लेकिन उन्होंने बेहद गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। कोर्ट नेताओं से पूछकर नहीं, कानून के मुताबिक फैसले करती है। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमारे फैसलों को लेकर नेता और अन्य लोग क्या कहते हैं। जस्टिस बीआर गवई का कैसे फूटा था गुस्सा। आगे जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने रेड्डी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी से कहा कि क्या आपने अखबार पढ़ा कि उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने जो कहा है उसे पढ़िए। एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया ये किस तरह का बयान है? इन लोगों के मन में आशंका पैदा हो सकती है इससे, जिस तरह का वो बयान दे रहे हैं। क्या ये ऐसा बयान है जो एक मुख्यमंत्री द्वारा दिया जाना चाहिए? एक संवैधानिक पदाधिकारी इस तरह से बोल रहा है। बेंच ने कहा कि उन्हें राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में कोर्ट को क्यों घसीटना चाहिए? क्या हम राजनीतिक दलों के साथ चर्चा करने के बाद आदेश पारित करते हैं? हमें राजनेताओं से या यदि कोई हमारे आदेशों की आलोचना करता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम विवेक और शपथ के अनुसार अपना कर्तव्य निभाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि संस्थाओं के प्रति सम्मान दिखाना राजनीतिक दलों का मौलिक कर्तव्य होना चाहिए। तो फिलहाल सीएम बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, क्योंकि ईडी की सबूत वाली बात से तो यही लगता है कि रेवंत रेड्डी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, जिससे इनका बचना अब बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। सुलगता सवाल में फिलहाल के इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।